आज हम बात करेंगे विश्व में खनिज तेल का उत्पादन, उसका महत्व, उसको उत्पादित करने वाले राष्ट्र और उससे जुड़ी हुई अन्य बारीकियों के बारे में चर्चा होगी। अगर खनिज तेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, उत्पाद है, जिसमें विश्व का सबसे ज़्यादा धन का लेन देन होता है और इसके उत्खनन और इसके परिशोधन में लगी जो कंपनीज हैं, जो फर्म हैं, वो विश्व की सबसे धनी कंपनियां भी हैं। तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में बात करें तो इसका वितरण बहुत असामान्य ढंग से विश्व में है। इसकी कुछ स्थान विशेष पर अति उपलब्धता और लगभग विश्व के सभी देशों को अपनी ऊर्जा की ज़रूरत हेतु, जैसे ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज हैं, खास करके विकासशील राष्ट्रों में और अविकसित राष्ट्रों में, और अति विकसित राष्ट्र जो हैं वो क्योंकि उनके पास प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको उनकी नीड दूसरे तरीके की, घरों को गर्म रखने में। यूरोप के ऊपर के ठंडे मुल्क जो हैं, अमेरिका के कुछ ऐसे भाग जहाँ ठंडे रहते हैं, तो घर को गर्म रखने में भी प्राकृतिक गैस और इसका इस्तेमाल होता है। विकासशील राष्ट्रों में इसकी मांग है, हालांकि उनकी जर्जर अर्थव्यवस्था और घरेलू उत्पादन कम होने के कारण बड़ी कठिनाई से ये राष्ट्र तेल का बोझ सह पाते हैं, क्योंकि इनको तेल दूसरे राष्ट्र से, जहाँ तेल है और व्यापारिक उत्पादन है और वो राष्ट्र जो बेचते हैं, उनसे इनको खरीदना पड़ता है। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ विशेष स्थानों पर उपलब्धता और विस्तृत मांग के कारण राजनीतिक समीकरण भी इसके बंटवारे का निर्धारण करते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मिडल ईस्ट को थोड़ी देर के लिए उदाहरण तौर पर लें, मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है, उसमें तेल सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में रशिया का उत्पादन सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा हो गया। रूस आप उसको कह सकते हैं। पूर्व का जो सोवियत संघ था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद जो रूस बचा उसका उत्पादन सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। तेल का जो वैसे अगर महत्व की बात करें तो 20वीं शताब्दी में मोटर वाहन उद्योग में इसकी बड़ी भारी मांग बढ़ी और इस मांग के बढ़ने के कारण विश्व अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप था वो पूर्ण रूप से बदल गया। क्योंकि अगर औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति तो कोयले की वजह से हुई थी, कोयले की मुख्य भूमिका थी। तो कुछ ऐसा समय रहा, करीब 55-58 साल का, जिसमें कोयले से ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्ति उत्पादन में खनिज तेल हो गया था। लेकिन 1970 में बड़ी तेल कीमतों के कारण कई तीसरे विश्व के जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पे आ गए। तेल का महत्व इसलिए भी बढ़ा क्योंकि तेल को ट्रांसपोर्ट करना आसान था। प्रति यूनिट, जैसे 1 लीटर अगर तेल है, थोड़ी देर के लिए, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल जो भी है, वो उसी के समकक्ष अगर कोयला है उतनी मात्रा में, उससे ज़्यादा ऊष्मा देता था, ले जाना आसान था। और तो जो तीसरे विश्व के देश थे उनमें इसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ी। तो 1970 में कई प्रमुख तेल उत्पादक देश जैसे मैक्सिको था, नाइजीरिया था, वो लोग भी कीमतों और मांग के उतार चढ़ाव को सह नहीं पाए। तेल उत्पादित कर रहे थे
लेकिन तेल उत्पादन के साथ साथ जो प्रति इकाई उनको पैसे मिलते थे वो उससे मैच नहीं करते थे। इस कारण जो उत्पादन करने वाले राष्ट्र थे उनमें भी इस समस्या को देखा गया। 1990 में एक नई तरीके की समस्या उत्पन्न हो गई। मांग स्थिर रही क्योंकि तेल की कीमतें, मैंने जैसे आपको कहा, उतार चढ़ाव था उसमें, तो मांग स्थिर रही और उत्पादन बढ़ने के कारण तेल की कीमतें फिर घटने लगी, जिस कारण प्रमुख जो तेल उत्पादक राष्ट्र थे उनके लाभ में कमी आई। सबसे ज्यादा तेल खपत करने वाले राष्ट्रों में केवल रूस ही आत्मनिर्भर है, और रूस और अमेरिका सदा से अग्रणी उत्पादक रहे भी और आज भी अग्रणी है। जबकि सबसे ज्यादा संचित भंडार तेल के मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये जो सारे देश हैं। अमेरिका में विश्व का 4% और पूर्व का अगर सोवियत रूस की आप बात करें तो उसमें विश्व का 11% तेल के संचित भंडार है। और अगर बात करें आप मध्य पूर्व में, विश्व का आधा भाग, मतलब पूरे विश्व का आधा मीन्स 50% जो पूरे विश्व का तेल है वो मध्य पूर्व में संचित है, और उस 50% का आधा अकेले सऊदी अरब में। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बाकी विश्व के मुकाबले तेल पर ज़्यादा निर्भर करती है, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका विश्व के कुल तेल उत्पादन का 1/4 25% भाग लेता है, और अब इसका ज़्यादातर भाग वो बाहरी मुल्कों से आयात करता है। 1985 में, ये डेटा जो है टेबल में आपको बता रहा हूँ पढ़ के, ये 1985 में, और इसमें जो फिगर्स हैं वो मिलियंस ऑफ बैरल्स में। तो उस समय अगर आप क्षेत्र वाइज बात करें पूरे विश्व में, उत्तरी अमेरिका में विश्व के कुल का 13% संचित है, दक्षिणी अमेरिका में 6% है, पश्चिमी यूरोप में 3%, और पूर्वी यूरोप में 12% विश्व का तेल के संचित भंडार है। ये 1985 का आंकड़ा है। अफ्रीका में 8%, मध्य पूर्व में पूरे विश्व का 50%, और फार ईस्ट, सुदूर पूर्व, जिसमें चीन, इंडोनेशिया, ये कंट्रीज आते हैं, इसमें विश्व का 5% संचित भंडार है। और ये जो क्षेत्र मैंने आपको बताए, इनमें विश्व का कुल का 97% तेल के संचित भंडार। अगर थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस बात के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते कि तेल सबसे पहले कहाँ खोजा गया और कहाँ निकाला गया, जबकि ये कहा जाता है कि हजारों वर्षों से लोग तेल के विषय में जानते तो थे कि भाई इस तरीके का कोई सामग्री पृथ्वी की आंतरिक परतों में है, लेकिन 1857 से पहले व्यापारिक रूप से तेल का उत्पादन नहीं हुआ। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ भी पूछते हैं बच्चों से, तो कोई स्पष्ट ये जवाब नहीं मिलता अगर मैं उनसे पूछूं कि भैया घरेलू उत्पादन क्या है और व्यापारिक उत्पादन क्या है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं कृषक हूँ, मैंने अपने खेत में अनाज उपजाया, गेहूँ किया, मान लीजिए 20 बोरी हुई गेहूँ, उस 20 में से 10 मैंने अपने पास रखी और 10 जाके मैं मंडी में बेचा है, तो मेरा व्यापारिक उत्पादन हुआ 10 बोरी का और घरेलू खपत मेरी हुई 10 बोरी की। इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो 1857 से पहले ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते कि भाई तेल का कोई व्यापारिक स्तर पर उत्पादन हुआ। इतिहास में इस बात का उल्लेख
नहीं मिलता कि कब और कहाँ तेल सर्वप्रथम निकाला गया, पर वर्ल्ड ऑयल जर्नल के अनुसार रोमानिया के पुलस्ती जगह है एक रोमानिया में क्षेत्र में 1857 में 2000 बैरल के करीब तेल निकाला गया। उस समय तेल का इस्तेमाल घर और सड़क पर रोशनी करने के लिए किया जाता था। लैंप्स लगते थे, लैंप पोस्ट होती थी, उनमें तेल डालते थे और रात को रोशनी के लिए उसका इस्तेमाल होता था। 1859 में अमेरिका के पिट्सबर्ग में क्षेत्र में एक कुएं से तेल उत्पादन हुआ। 1880 में विश्व के कुल उत्पादन का 80% तेल पेंसिल्वेनिया यूएसए में निकाला जा रहा था। 1863 तक आते आते रूस के काकेश, जो कि काला सागर के पूर्व में था, तेल की खोज हुई। 1871 में 1871 में कैस्पियन सागर के समीप बाकू में तेल का उत्पादन शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी के अंदर ही इसकी ज़्यादा मांग बढ़ी, खास करके मोटर वाहन उद्योगों में, मोटर वाहन को चलाने में। और ये वो समय है जब कोयले का महत्व एक दफ़ा काफ़ी कम हो गया, तेल का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। औद्योगिक विकास के चलते इसकी बड़ी भारी मांग थी सब देशों में। सौभाग्यवश ये रहा कि नए क्षेत्रों में तेल की खोज हुई और जो परंपरागत क्षेत्र थे उनके अंदर भी उत्पादन में वृद्धि हुई। निकालने का तरीका, तकनीकी एडवांसमेंट की वजह से इसमें विस्तार हुआ। 1960 में अमेरिका जो था वो विश्व के उत्पादन में उसका प्रतिशत कम हो गया। उसका प्रमुख कारण था मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट, जहाँ के बाद में तेल खोजा गया। क्योंकि अगर आप मध्य पूर्व की बात करें तो एक ये टेबल है, 1880 से लेकर 1985 के बीच का उत्पादन प्रतिरूप इसमें दिया हुआ है। तो मध्य पूर्व क्षेत्र की अगर आप बात करें तो 1880 में यहाँ कुछ भी उत्पादन नहीं था। 1940 में विश्व के कुल का 4% ही उत्पादित हो रहा था। 1960 में 25% उत्पादित हो रहा था और 1985 में विश्व के कुल का 20% उत्पादित हो रहा था मध्य पूर्व में। तो मध्य पूर्व में तेल जब उत्पादित होना शुरू हुआ, उसके बाद भी अमेरिका उत्पादन में आगे ही रहा और विश्व के कुल का 1/3 जो था अमेरिका उत्पादित कर रहा था। और प्रमुख राज्य जो अमेरिका के थे इसमें टेक्सास था, लुइसियाना था, कैलिफोर्निया था, ओक्लाहोमा था और वोमिंग था। इस उत्पादन के बाद भी बाजार ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी अमेरिका की और 1960 में पहली दफ़ा अमेरिका तेल का मुख्य आयातक बन गया, मतलब बाहर से लाता था। और इसका ज़्यादातर आयात उस समय वेनेजुएला से आता था, इसके पास तेल जो था। मध्य पूर्व जो था 1960 में दूसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र था और यहाँ तेल मुख्यतः ईरान, इराक, सऊदी अरब तथा कुवैत के कुओं से उत्पादन हो रहा था उसका। कुवैत के एक तेल कुएं से प्रतिदिन 3700 बैरल तेल निकलता है, वहीं वेनेजुएला में 200 और अमेरिका में एक कुएं से कुल 11 बैरल तेल निकलता है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये एक अखबार की कटिंग है, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है, उसकी कटिंग है और ये ऑयल को लेके है। तो इसमें जो है बताने वाली प्रमुख बात कि ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो हमारे यहाँ की है, भारतवर्ष की कंपनी है, 90% जो है वो खनिज तेल का, देश का जो खनिज तेल है उसका 90% ओएनजीसी उत्पादित करती है और ये विश्व की 20 तेल उत्पादन में लगी बड़ी कंपनियों में शुमार है। लेकिन एक ये भी तथ्य है कि हम
विश्व का केवल 0.2% तेल ही उत्पादित कर रहे हैं। एक और चौंकाने वाली चीज़ है इसके अंदर, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, शायद आपको स्क्रीन पे वो नहीं होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार, अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ये कहता है कि हमारी जो तेल खोजने की इंटेंसिटी है, दर है, वो बहुत दूसरे राष्ट्रों के अपेक्षा में काफ़ी कम है। उदाहरण स्वरूप ये कहते हैं कि जो पर स्क्वायर किलोमीटर जिस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना है, वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर भारत में केवल 20 कुएं खोदे जाते हैं 1/1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और अगर विश्व औसत की बात करें तो वो 100 है। 1/1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 100 ड्रिल करके वो देखते हैं तेल। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो आप 20 कुएं खोद के देखें, आप 1/1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 100 कुएं खोद के देखें तो संभावना कितनी। आगे ये कहता है ओनली 6 आउट ऑफ 26 बेसिन, 26 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर तेल मिलने की संभावना है। हमने उनमें से केवल 6 क्षेत्रों में ही अभी तेल खोजना शुरू किया। 26 में से केवल 6 में ही हमने तेल खोजना शुरू किया है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूँ। समस्या विकसित राष्ट्रों के लिए नहीं है, धनी राष्ट्रों के लिए नहीं है। हमारे लिए तो समस्या सबसे बड़ी तो एक ये है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और उस जनसंख्या, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो सरकार जो होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो जनसंख्या, हम लोग जो रह रहे हैं, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति वो सुनिश्चित करें किसी भी रूप में। तो खैर, इसमें आगे चलें तो मुझे लगता है कि जैसे गूगल है, ये कहना कि जी रूस में खां तेल निकल रहा है, भारत में खां निकल रहा है, ईरान इराक में खां निकल रहा है, उन क्षेत्रों के नाम याद करना जहाँ जहाँ वो निकल रहा है, वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा है कि अगर बतौर छात्र प्रैक्टिस ये करी जाए कि विश्व का मानचित्र लेके और आप उसमें किसी फ्लोरोसेंट कलर अलग अलग पेन से उनको चिन्हित कर सके कि ये वो क्षेत्र है, मार्क कर सके उन्हें, तो वो ज़्यादा सुंदर है बताने के लिए और चीज़ों के लिए। 1950 में, इसमें आगे बात करते हैं, 1950 में वर्ल्ड वॉर के समय इंडोनेशिया में तेल की खोज हुई। इस लड़ाई के शुरुआती समय में इन कुओं से 60 करोड़ बैरल तेल प्रतिवर्ष निकाला जा रहा था। जापानियों के अधिकार के बाद उत्पादन घटकर 2 करोड़ बैरल रह गया जब जापान ने इन जगह को जीत लिया था। वहीं कनाडा के प्रायरी क्षेत्र में 1960 में तेल जो है उसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 1960 में विश्व के केवल 2 क्षेत्रों में तेल का बाहर की तरफ निर्यात था, एक तो कैरेबियन क्षेत्र से और दूसरा मध्य पूर्व से। अब एक ये टेबल है जो कि ज़्यादा इसका नए संस्करण से नहीं है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है इस टेबल में कि इसमें 1880, 1940, 1960 और 1985 में विश्व के जो तेल उत्पादन करने वाले क्षेत्र थे उनके कुल का, मतलब क्षेत्र के हिसाब से, जैसे मैंने बताया यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
और इन क्षेत्रों में जो प्रमुख राष्ट्र थे, जैसे यूरोप की बात करें तो पूर्व के सोवियत रूस को मिला के डेटा है, ग्रेट ब्रिटेन, रोमानिया, ऐसे ही उत्तरी अमेरिका में कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ऐसे दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला, अफ्रीका में लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, नाइजीरिया, मध्य पूर्व में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, और सदर पूर्व में इंडोनेशिया और चीन। गूगल पे यदि आप जाएंगे और उस पर अगर आप लिखें कि 1999 में तेल उत्पादन क्या था, तो उस पर एक पूरी टेबल अवेलेबल है। और 1990 के आंकड़ों के अनुसार, हालांकि 10 साल 10 नहीं, 1990 तो 30 साल पुराना डेटा हो गया। 1990 के आंकड़ों के अनुसार जो रूस, सऊदी अरब और अमेरिका है, वो क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय सबसे बड़े उत्पादक रहे। यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा कि छात्रों को, हालांकि ग्रामीण परिवेश के अंदर संसाधनों की बहुत कमी है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है तो जैसे अंकल का है, ब्रदर का है, बहुत जगह अखबार भी नहीं मंगाते। लोगों को ये लगता है कि, और जो अखबार मंगाते तो हिंदी का जो लोकल न्यूज़पेपर होता है, तो उसमें उतनी जानकारियाँ इस तरीके की उनके एडिटोरियल पेजेस में नहीं होती। लेकिन मेरे को लगता है कि चाहे कितने ही सीमित संसाधन हैं, जहाँ भी मौका मिले आपको अखबार और ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए। उनके अंदर कई बड़ी लेटेस्ट जानकारी होती है, जो कि भूगोल के नहीं, सभी विषय के छात्रों के लिए बड़ी लाभदायक हो सकती हैं यदि आप उसको रेगुलरली पढ़ते हो। विभिन्न जो विभाग हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट छपती हैं, बिजली विभाग अपनी देता है, हमने इतने गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, पीने पानी PHED है वो अपना बताता है, इतने हमने क्षेत्रों में इतने पैसे खर्च करके इतने गांव में पीने का पानी पहुंचा दिया। तो इस तरीके की सभी डिपार्टमेंट जो है अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट उसके अंदर देते हैं, और उसको देखना भी चाहिए। तो यहाँ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और प्रयत्न रहेगा कि नई जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा कर सकूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।